नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो का फसाना आम। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, चुनांचे वो सब उसकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज भरने और रुपया लेने के लिए जब वो खजाने में आते थे तो इसका काम इसी वजह से जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपए उसको अपनी 30 साल खिदमत के एवज में हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट, और वो खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुराने वज़ा के लंबे कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे में खजांची की तरफ तशक्कुर भरी नजरों से देखता और यह कहकर अगर जिंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से इसका यही दस्तूर था। खजाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श जो मुलाती बातें खफीफा की कचहरी में कभी मुहाफिज़े दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफुब्ता और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई ही इन सिफात का मालिक था। शहरी में अपनी तवील मुलाजमत के दौरान अफसरान बाला ने उसकी हमेशा तारीफ की। बाज मुंसिफों को तो मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। उसके खुलूम का हर शख्स कायल था। इस वक्त मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 के कुछ ऊपर थी। बुढ़ापे में आदमी उमूमन कमगो और हलीम हो जाता है, मगर वो जवानी में भी ऐसी तबीयत का मालिक था। दूसरे की खिदमत करने का शौक इस उम्र में भी वैसा का वैसा ही कायम था। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मुरब्बी और मेहरबान जज का लड़का था। जज साहब की वफात पर उसे बहुत सदमा हुआ था। अब वो हर महीने उनके लड़के को सलाम करने की गरज से जरूर मिलता। इससे उन्हें बहुत तकसीन होती। मुंशी करीम बख्श उन्हें छोटे जज साहब कहा करता था। पेंशन के 50 रुपए जेब में डालकर बरामदा तय करता और चक लगे कमरे के पास जाकर अपनी आमद की इत्तिला करता। छोटे जज साहब उसको ज्यादा देर तक बाहर खड़ा न रखते, फौरन अंदर बुला लेते और सब काम छोड़कर उससे बातें शुरू कर देते। शरीफ रखिए मुंशी साहब, फरमाइए मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मजे से गुजर रही है। मेरे लायक कोई खिदमत? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। खिदमत गुजारी तो बंदे का काम है, आपकी बड़ी नवाजिश है। इस किस्म की रस्मी गुफ्तगू के बाद मुंशी करीम जज साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ देता। उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फदीवियाना अंदाज में करता और बार बार कहता, अल्लाह बख्शे मरहूम फरिश्ता खसलत इंसान थे, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मुंशी करीम बख्श के लहजे में खुशामद वगैरह की जरा भी मिलावट नहीं होती थी। वो जो कुछ कहता महसूस करके कहता। इसके मुतल्लिक जज साहब के लड़के को, जो अब खजाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह मालूम था। यही वजह है कि वो उसको इज्जत के साथ अपने पास बिठाते और देर तक इधर उधर की बातें करते रहते। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आता। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने उसको याद दहानी करा देते। मुंशी साहब देखें, इस मौसम पर आमों का टोकरा भेजना ना भूलिएगा। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें तो सिर्फ 2 मेरे हिस्से में आए थे। कभी ये 3 हो जाते थे, कभी 4 और कभी सिर्फ 1 ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श ये सुनकर बहुत खुश होता। हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है? यूं ही फल तैयार हुए फौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए 2000 कर दूं। ये बाग किसके हैं? आप ही के तो हैं। कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते, मुंशी जी आपके बाग कहाँ हैं?
दुनिया नगर में हुजूर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 हैं। इसमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो इन दोनों का इंतजाम वगैरह करता है। मई की पेंशन लेने मुंशी करीम बख्श जून की 2 तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से कोट की अंदरूनी जेब में रखकर इसने छोटे जज साहब के कमरे का रुख किया। हस्बे मालूम इन दोनों में वही रस्मी बातें हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दुनिया नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चीप नहीं आया है। जो ही चीप आ गया और फसल पककर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफा ऐसे तोहफा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट ना हुए तो मेरा जिम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा खास तौर पर भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए ताकि जल्दी और एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज आपको और इंतजार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल जिसका खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर उस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद 50 रुपयों में इसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता। इसी तंगी के बायस उसकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफायत शियार थे, मगर इस किफायत शियारी के बावजूद तनख्वाह में से 1 पैसा भी उनके पास ना बचता। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मुसर्रत महसूस करता था। उन चंद खासुल खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी। इन खास आदमियों में से एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और अफसर थे जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। बाग की सैर के दौरान मुंशी करीम बख्श उनसे हर रोज पिछले दिन की खबरें सुनता। कभी कभी वो बीते दिनों की तार छेड़ देता तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देते कि किस तरह उन्होंने लायलपुर के जंगली इलाके में खूंखार कातिल को पिस्तौल खंजर दिखाए बगैर गिरफ्तार किया और किस तरह उनके रौब से एक डाकू सारा माल छोड़कर भाग गया। कभी कभी मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आ जाता। मुंशी साहब कहिए, अब की दफा फसल कैसी रहेगी? फिर चलते चलते डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से भी ये कहते, पिछले साल आपने जो आम भिजवाए थे बहुत ही अच्छे थे, बेहद लजीज थे। इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से अब की दफा भी ऐसे ही आम हाजिर करूंगा। एक ही बूटे के होंगे, वैसे ही लजीज, बल्कि पहले से कुछ बढ़ चढ़ कर ही होंगे। उस आदमी को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। कोठी में टोकरा नौकरों के हवाले कर जब वो डिप्टी साहब से मिलता और वो इसका शुक्रिया अदा करते तो मुंशी करीम बख्श निहायत ईमानदारी से काम लेते हुए कहता, डिप्टी साहब आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? अपने बाग हैं, अगर एक टोकरा यहाँ ले आया तो क्या हो गया? बाजार से आप एक छोड़ कई टोकरे मंगवा सकते हैं। ये आम चूंकि अपने बाग के हैं और बाग में सिर्फ एक बूटा है जिसके सब दाने घुलावट, खुशबू और मिठास में एक जैसे हैं, इसलिए चंद तोहफे के तौर पर ले आया। आम देने के बाद जब वो कोठी से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर तिलमिलाहट होती। एक अजीब किस्म की रूहानी तकसीम उसे महसूस होती जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। मुंशी करीम बख्श एक गहरे जिस्म का आदमी था। बुढ़ापे में उसने बदन को ढीला कर दिया था, मगर ये ढीलापन बदसूरत मालूम नहीं होता था। उसके पतले पतले हाथों की फूली हुई रगें, सर का खफीफ इर्तियाश और चेहरे की गहरी लकीरें उसकी मतान तो संजीदगी में इजाफा करती थी। ऐसा मालूम होता था कि बुढ़ापे ने उसको निखार दिया है। कपड़े भी वो साफ सुथरे पहनता था जिससे ये निखार उभर जाता था। उसके चेहरे का रंग सफेदी मलाई जर्द था। पतले पतले होंठ जो दांत निकल जाने के बाद अंदर की तरफ सिमटे रहते थे हल्के सुर्ख थे। खून की इस कमी के बायस उसके चेहरे पर ऐसी सफाई पैदा हो गई थी जो अच्छी तरह मुंह धोने के बाद थोड़ी देर तक कायम रहा करती। वो कमजोर जरूर था। 65 बरस की उम्र में कौन कमजोर नहीं हो जाता, मगर इस कमजोरी के बावजूद उसमें कई कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी।
खास तौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़ी एहतिमाम से टोकरे खोले जाते, इनका घास फूस अलग किया जाता, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरे में गिन कर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आम निकालते और टोकरे में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बहन और उसकी बीवी के मुंह में पानी भर आता, मगर वो दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब इनमें से कोई ये कहे बगैर ना रह सकती, क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाएं, तो मुंशी करीम बख्श से ये जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या जरूरत है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाती और अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों के टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को उसकी खबर लग जाती थी। अब्दुल्ला नीचे बंद का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरे रोज ही आ धमकता था और मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहता, खाला मैं घास लेने के लिए आया हूँ, कल खालू जान आमों के 2 टोकरे लाए थे, इनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दीजिए। हमसाई नूरा, जिसने कई मुर्गियां पाल रखी थी, उसी रोज शाम को मिलने आ जाती और इधर उधर की बातें करने के बाद कहा करती, पिछले बरस जो तुमने मुझे एक टोकरा दिया था बिल्कुल टूट गया है, अब के भी एक टोकरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोनों टोकरे और उनकी घास यूं चली जाती। हस्बे मालूम इस दफा भी आमों के 2 टोकरे आए। गले सड़े दाने अलग किए गए, जो अच्छे थे उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवा कर नए टोकरे में रखवाया। 12 बजे पहले पहल ये काम खत्म हो गया। चुनांचे दोनों टोकरे गुसल खाने में ठंडी जगह रख दिए गए ताकि आम खराब ना हो जाएं। उधर से मुत्तईन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में चारपाई पर लेट गया। जून के आखिरी दिन थे। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थी। वो गर्मियों में आम तौर पर गुसल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चिटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी, लेकिन अब इसमें 2 बड़े बड़े टोकरे थे। उसको गर्म कमरे में ही जो बिल्कुल तंदूर बना हुआ था 6 बजे तक वक्त गुजारना था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते थे, उसे एक दिन आग के बिस्तर पर से गुजरना पड़ता था, मगर वो इस तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब नहीं होता। जून की गर्मी और जिद्दी किस्म की मक्खियां इसे सोने देती हैं। आमों के टोकरे गुसलखाने में रखवाकर जब वो गर्म कमरे में लेटता तो पंखा झलते झलते एकदम उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके सांस उखड़ रहा है और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इस किस्म के दौरे उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि इसका दिल कमजोर था, मगर ऐसा जबरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। सांस लेने में उसको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। सर बहुत जोर से चकराने लगा। घबरा कर इसने आवाज दी और अपनी बीवी को बुलाया। ये आवाज सुनकर उसकी बीवी और बहन दोनों दौड़ी। अंदर आए दोनों जानती थी कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। फौरन ही उसकी बहन ने अब्दुल्ला नीचा बंद के लड़के को बुलाया और उससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए ताकि वो ताकत की सोई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों में ही मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसका दिल डूबने लगा। बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बहन ये देखकर शोर बरपा कर दिया, जिसके बायस इसके पास कई आदमी जमा हो गए। बहुत कोशिश की गई उसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी नसीब ना हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ गए थे, लेकिन इससे पहले कि इनसे कोई वापस आए, मुंशी करीम बख्श जिंदगी के आखिरी सांस लेने लगा। बड़ी मुश्किल से करवट बदलकर उसने अब्दुल्ला नीचा बंद को, जो इसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ मुतवज्जा किया और डूबती हुई आवाज में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। उसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुए। रो रोकर उनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम ही डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठी पर जरूर पहुंच जाने चाहिए, पड़े पड़े खराब हो जाएंगे।
इधर उधर देखकर इसने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखो तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम ना हो। किसी से कहना नहीं कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को भेजते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दुनिया नगर में हमारे बाग हैं, बस। और देखो जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब और डिप्टी साहब को जरूर इल्तिजा भेज देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत से डिप्टी साहब और छोटे साहब को लोगों ने मुतल्ला कर दिया, मगर दोनों चंद नागुज़ीर मजबूरियों के बायस जनाजे में शामिल ना हो सके। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।